नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, जिसको सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। इसमें हम सारे के सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, जैसे कि हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 24 में क्या है, मूल संविधान में कितने न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश थे, उन सभी के बारे में डिस्कस होगा। वर्तमान में कितने हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या होगा और उनकी योग्यताएं क्या-क्या होंगी और उनको उनकी नियुक्ति किस तरीके से होगी और उनको पद से किस तरीके से हटाया जाएगा, सारे के सारे प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उन सभी के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस परंपरा के आधार पे होती है, वो सारे के सारे पॉइंट आपको एकदम क्लियर कराए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट। इसकी जो हिंदी होती है सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय होती है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन, अधिकार, क्षेत्र एवं शक्ति आदि का वर्णन है। जैसे कि आप यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं कि भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 134 से अनुच्छेद 147 तक इनका वर्णन मिलता है। किसका? सर्वोच्च न्यायालय का। फिर हम आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 124 क्या है। देखिए, बेसिकली यह अनुच्छेद 124 है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, क्योंकि इसी में ही इनके कार्यकाल, योग्यता और इनका जो पद से हटाने की प्रक्रिया है, सब इसी में बताई गई है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान, इस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। जो देखिए, इस तरीके से नहीं कि भारत में 4-5 सर्वोच्च न्यायालय खोल दिया जाए, नहीं, एक ही सर्वोच्च न्यायालय होगा। ये अनुच्छेद 24 में कहा गया है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, जिसको CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, होगा, तथा 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते। लेकिन क्या है कि संसद को कानून द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है। संसद चाहे तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है, लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो एक ही होगा। जैसे कि एक स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझते हैं, ये मूल संविधान में देखिए क्या कहा गया। मूल संविधान में 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, बाकी एक CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश होगा। मूल संविधान में टोटल 8 न्यायाधीश हैं, किसको? मुख्य न्यायाधीश को लेकर। अब हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में 34 मुख्य न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 33 अन्य न्यायाधीश हैं। टोटल 34 न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो एक CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए पूछ लिया जाएगा कि वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना जी हैं। कौन? NV रमन्ना जी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम आगे बात कर ले तो न्यायाधीशों का कार्यकाल। तो न्यायाधीशों का कार्यकाल मतलब वो रिटायर कब होंगे। ठीक है, जैसे कि संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल तय नहीं किया है। न्यायाधीशों की बात हो रही है कि इनका जो कार्यकाल है ये तय नहीं किया गया है। हालांकि इस संबंध में निम्नलिखित 3 प्रावधान दिए गए हैं, जैसे कि वह 65 वर्ष की आयु तक पदासीन रह सकता है। मान लीजिए आप 63 की आयु में मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश बन गए, तो अगर 63 की आयु में बने, 2 साल बाद यानी कि आपकी उम्र 65 हो जाएगी, तो आप रिटायर हो जाएंगे। ये संविधान में नहीं कहा गया कि आप 5 वर्ष रहेंगे, 4 वर्ष रहेंगे कि कितने वर्ष रहेंगे। ये मैटर नहीं करता। आपको मैटर ये करता है कि आपकी आयु अगर 65 हुई तो आप वहां से निकल जाएंगे, आप वहां से पद छोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, या तो एक और पॉइंट है, या तो वह राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देकर पद त्याग सकता है, या तो वो अपने राष्ट्रपति को जो है त्याग पत्र देकर वहां से पद मुक्त हो सकता है। ठीक है, या तो संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। मतलब महाभियोग की प्रक्रिया लगेगी। कैसे लगेगी आगे अभी आपको बताया जाएगा।
फिर यहाँ पे हम बात करें तो इनकी योग्यता क्या होगी, न्यायाधीश बनने के लिए आपको क्या क्या योग्यता एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो आपको अवश्य ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, किसी हाई कोर्ट में कम से कम पिछले 5 वर्षों से न्यायाधीश हो, मतलब आप किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे होंगे, ठीक है, या न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे होंगे। या तो हम बात कर ले तो किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों से वकालत कर रहे हो, या आप किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष के लिए वकील हो। देखिए, ये तीनों में से किसी एक का होना बहुत ही जरूरी है। या तो वह राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार हो, अभी तक ये वाला राष्ट्रपति अभी तक किसी को नियुक्त नहीं किया है, ठीक है, मतलब इसके नज़र में अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो कानून के नज़र में, मतलब उसके कानून का अच्छा जानकार हो राष्ट्रपति के नज़र में, ठीक है। तो या तो आप किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष पिछले 5 वर्षों के लिए न्यायाधीश रह चुके हों, या तो आप किसी हाई कोर्ट में 10 वर्षों के लिए वकालत या वकील रह चुके हों, तब बन सकते हैं। या तो राष्ट्रपति के नज़र में आप अच्छे जानकार हों कानून के, ठीक है। तो ये मतलब इन सारी वजह से आप मतलब मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश बन सकते हैं। फिर हम बात करें तो इनकी नियुक्ति किस तरीके से होती है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति देखिए आप, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1950 से 1993 तक राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर नियुक्ति की जाती थी। यानी कि इसका मतलब आप समझिए कि 1950 से 1993 के बीच में जो राष्ट्रपति है नियुक्त तो यही करता था कि राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता था कि इसको न्यायाधीश को, ठीक है, लेकिन ये मंत्रिपरिषद के सलाह पर करता था। मंत्रिपरिषद वाली वीडियो मैंने बना दी है, जाके आप देख सकते हैं। तो लेकिन ये क्या हुआ, तो मंत्रिपरिषद का और सुप्रीम कोर्ट का सीधा मतलब संपर्क हो गया, तो ये संपर्क नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए 1993 से वर्तमान तक क्या कहा गया कि राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम के सलाह पर न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉलेजियम क्या है। कॉलेजियम बेसिकली एक कमेटी होती है जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश बाकी चार अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। तो कॉलेजियम मतलब एक कमेटी, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति को सलाह देंगे, एक लिस्ट जारी करेंगे कि इसको न्यायाधीश बनाया जाए। मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है न्यायाधीश की, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे, अब आगे पढ़ेंगे क्या कि मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI की नियुक्ति किस तरीके से होती है। आप देख सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन एक परंपरा चली आ रही है कि राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ या सबसे बुजुर्ग जो न्यायाधीश है उसी को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर लेकिन यहाँ पे बात क्या हुआ, यहाँ पे खेला हो गया। खेला हो गया का मतलब क्या कि परंपरा का उल्लंघन हो गया। तो परंपरा का उल्लंघन कैसे हो गया, ये देखिए आप देख सकते हैं कि अजीत नाथ रे जो कि 1973 में बनाए गए इंदिरा गांधी जी की सरकार में, ये मतलब तीसरे नंबर पे आते थे। कहने का मतलब जो बुजुर्गों में तीसरे नंबर पे ये आते थे न्यायाधीश, लेकिन इनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। उसके बाद हमीदुल्लाह बेग 1977 में इनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ये भी छोटे थे बाकी 3-4 मतलब न्यायाधीशों के मुकाबले में, ठीक है। तो ये हो गया परंपरा का उल्लंघन, बस 2 ही बार अभी तक हुआ। एक और 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि सबसे लंबे समय तक CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे, YV चंद्रचूड़ जो कि 2696 दिन तक रहे। उसके बाद हम बात करें तो सबसे कम समय तक CJI रहे वो कौन थे, कमल नारायण सिंह जो कि 17 दिन, मात्र 17 दिन तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। न्यायाधीशों को किस तरीके से हटाया जा सकता है, या तो वो कदाचार या मिसबिहेवियर करे और अक्षमता या इनकैपेसिटी के आरोप में इन्हें पद से हटाने के प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। जैसे कदाचार में आपका देखिए आता है संविधान का उल्लंघन करना,
तो अगर कोई भी मुख्य न्यायाधीश हुआ या तो अन्य न्यायाधीश हुआ, ये संविधान का उल्लंघन करेंगे तो इनको पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन पद से हटाने के लिए क्या क्या कार्यवाही होगी, अब उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इतना आसान नहीं है न्यायाधीशों को हटाना, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे, प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, राज्यसभा, लोकसभा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बात करें अगर अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा तो उनमें 100 सदस्य जो हैं ये इसके समर्थन में होने चाहिए। अगर राज्यसभा में प्रस्ताव आया तो उसमें 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। एकदम सिंपल है इसको याद करना। जैसे कि आप मतलब आप जानते हैं कि लोकसभा में सदस्यों की सीटों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे, और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कम होती है, इसलिए यहाँ पे कम लोग रहेंगे। तो लोकसभा में 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए और राज्यसभा में 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए, तब जाके आपका प्रस्ताव पारित होगा। और उसके बाद आगे देखिए कि संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा आरोपों की जांच करवाई जाएगी। मतलब अगर वो लोकसभा में प्रस्ताव पारित हुआ तो लोकसभा का अध्यक्ष इसकी जांच करवाएगा। अगर वही राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ प्रस्ताव तो वो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा वो इसकी मतलब छानबीन या तो इसकी जांच करवाएगा। लेकिन याद रहे, जिसके भी ऊपर, जिस भी न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग लगने वाला है उसको 14 दिन पहले इन्फॉर्म करना होगा, ठीक है। फिर जाके अगर दोनों सदनों से यदि 2/3 बहुमत से पास हो गया, तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद मुख्य न्यायाधीश हुआ या तो अन्य न्यायाधीश हुआ, इसको पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया हो गई न्यायाधीशों को पद से हटाने की। लेकिन यहाँ पे अभी तक एक भी ऐसा, देखिए, अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग लगाकर हटाया नहीं गया है। जैसे, लेकिन 2 लोग ऐसे थे जिनको मतलब लगाया गया और प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। जैसे बी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश हैं जिन्हें हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था मगर प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। दूसरे हैं दीपक मिश्रा, जिनको सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश हैं जिन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया और सभापति ने इसे खारिज कर दिया। ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 125। अभी तक हम अनुच्छेद 124 ही पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 135, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है और जब तक वह पद पर रहते हैं उनके वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। और आप देख सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश जो हैं इनके जो कितना इनको पैसा मिलता है, प्रति माह इनको 2,80,000 रुपया मुख्य न्यायाधीश को मिलता है और अन्य न्यायाधीश को कितना मिलता है, 2,50,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। बात करें हम 126 की, यानी कि अनुच्छेद 126 के बारे में, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। देखिए, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश नहीं आए, बीमार हो गए या तो कहीं किसी फंक्शन में चले गए, वो नहीं आए, तो एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होगा। जैसे कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर हम बात करें अनुच्छेद 127 की, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी कि एड होक जज, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे कि मुख्य न्यायाधीश नहीं आया तो उसकी जगह पे किसी अन्य मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा, मतलब अस्थायी तौर पर नहीं। उसी प्रकार अगर जो सदस्य है, मतलब मुख्य न्यायाधीश से नीचे जो अन्य सदस्य हैं उनमें से किसी की संख्या कम हो गई तो एक तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। जैसे गणपूर्ति नहीं होने की स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश
एक अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श और राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति के बाद ही ऐसा कर सकता है। कहने का मतलब आप किसी भी, जैसे कि आप मुख्य न्यायाधीश को तो मतलब नियुक्त कर लिए, मुख्य न्यायाधीश के नीचे जो आते हैं अन्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति भी की जाती है। मान लीजिए 33 सीटें हैं, उनमें से 2 सीटें खाली हैं, किसी कारणवश वो नहीं आ रहे हैं, तो उनमें से आपको किसी भी हाई कोर्ट में आप जाएंगे, वहां से किसी भी मुख्य न्यायाधीश को आप चुन के लेके चले आएंगे। लेकिन ये जो है प्रक्रिया बिना राष्ट्रपति के सहमति के नहीं होने वाली है। फिर हम बात करें आगे तो अनुच्छेद 128 के बारे में, जैसे कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ठीक है, गणपूर्ति होने वाले या गणपूर्ति नहीं होने पर सीजेआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से सलाह करके सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकता है। मान लीजिए आप रिटायर हो गए हैं तो आपको भी नियुक्त किया जा सकता है। मान लीजिए सीटें खाली हैं तो आप रिटायर भी हो गए हैं तो आपको अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। किसकी सहमति के बिना? तो राष्ट्रपति के सहमति से ही या राष्ट्रपति के सलाह पर। बात करें अनुच्छेद 129 के बारे में तो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश जारी कर दिया तो वो पत्थर की लकीर ही समझो, उसको सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुछ नहीं कर सकते। जो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। उसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 130 के बारे में, उच्चतम न्यायालय का स्थान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान किसी भी स्थानांतरित या कहीं भी स्थानांतरित कर सकता है, मगर ऐसा निर्णय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही ले सकते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति चाहे तो जो दिल्ली में हाई सुप्रीम कोर्ट है उसको आप कलकत्ता में, मुंबई में, वानखेड़े कहीं भी लेके जा सकते हैं। वो उन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां व क्षेत्राधिकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आता है प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार की शक्तियां। अनुच्छेद 131 के अनुसार कुछ मामलों की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है, जो कि निम्नलिखित है। मान लीजिए स्टेट और स्टेट यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में बवाल हो गया, या तो हरियाणा पंजाब में बवाल हो गया, तो इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। या तो बात करें सेंट्रल या सेंटर, जो कि केंद्र सरकार है और राज्य सरकार, इनमें विवाद हो गया तो इसका भी जो मसला है वो कौन निकालेगा? सुप्रीम कोर्ट ही निकालेगा। उसके बाद मान लीजिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक साथ गुट बना लिए और कोई अन्य राज्य और एक और अन्य राज्य, मतलब कि 2-4 राज्य और अलग गुट बना लिए, तो ये दोनों का जो बवाल है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मान लीजिए इस समय बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार मतलब कई राज्यों में है, तो वो राज्य तो कोई भी प्रस्ताव पारित होगा तो वो राज्य मान लेंगे, यानी कि सेंट्रल और राज्य मान गए। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे बीजेपी सरकार नहीं है, तो वो जो राज्य है वो उस प्रस्ताव को नहीं मानेगा, तो 4-5 राज्य मिल जाएंगे, तो ये हो जाएगा, उनका गुट अलग हो जाएगा राज्य का, और केंद्र सरकार और राज्य का ग्रुप अलग हो जाएगा। तो इसकी जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में ही की जाएगी। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। इसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल पे, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, आप जाके इसका पीडीएफ वहीं पे देख सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें अपीली अधिकार। अपीली अधिकार देखिए अनुच्छेद 132 के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ही है, ठीक है। तो सबसे बड़ा अपीली न्यायालय, मान लीजिए आपके साथ मारपीट हुआ तो आप डिस्ट्रिक्ट का नाम है सर्वोच्च न्यायालय में सीधे नहीं जाएंगे, आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे।
उसके बाद आप हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। तो यही है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यही कहा गया है कि सबसे बड़ा जो अपीली न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय ही है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अंतर्गत 3 प्रकरण आते हैं, जैसे कि संवैधानिक मामले, या तो हम बात कर ले दीवानी मामले, मारपीट हुआ तो उसके भी बारे में मतलब दीवानी मामले का मतलब क्या होता है, पैसों से संबंधित या तो भूमि से संबंधित जो मैटर होंगे ये दीवानी मामले में आएंगे। और फौजदारी मामले या तो मारपीट हो गया तो उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर सकती है। फिर हम बात करें पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, जैसे कि अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को एक अधिकार प्राप्त है कि वह समय द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है तथा यदि उचित समझे तो उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। मान लीजिए कि आप कोई सजा करके मतलब आपको बेवजह गिरफ्तार कर लिया गया और आपकी पेशी सुप्रीम कोर्ट में हो गई। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ने आपको फांसी सुना दी है तो वो फांसी ही रहेगी, लेकिन अगर पुनर्विचार हुआ और आप दोषी नहीं निकले तो आपको फांसी मुक्त कर दिया जाएगा, मतलब आपको रिहा कर दिया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। यही है इसका पुनर्विचार क्षेत्राधिकार, ठीक है। फिर हम आगे बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार में रिट अधिकारिता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूं, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 139 के अनुसार संसद सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी करने का अधिकार प्रदान कर सकती है। जैसे कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है या तो आपके मौलिक अधिकार को लेकर कोई आपको गाली गलौज दे रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, वहां पे आप अपील कर सकते हैं। तो अगर आप क्या नाम है सर्वोच्च न्यायालय में गए तो वहां के जो जज है वो रिट जारी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई पुलिस वाला आपको पकड़ लिया, बेवजह पकड़ लिया, तो उस पर रिट जारी हो सकता है। ये सारे के सारे शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ऊपर नियुक्त है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो सलाहकार क्षेत्राधिकार। सलाहकार क्षेत्राधिकार मतलब क्या है कि अनुच्छेद 143 के अनुसार, देखिए 140, 42 ये हमने छोड़ दिया क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, पर सलाह को मानना या ना मानना राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति किसी दुविधा में है, किसी मतलब कोई सोच रहा है, कोई चीज सोच रहा है करने को, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनसे सलाह ले सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो लोग जो बोल दिए वो राष्ट्रपति कर दे, ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति का मन होगा या राष्ट्रपति को अच्छा लगेगा तो वो करेगा, अगर नहीं अच्छा लगेगा, उसका मन नहीं होगा तो वो नहीं करेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें तो महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए आप कि भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है, तो ये होगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी, ठीक है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश या सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो ये थी यम फातिमा बीबी, ठीक है। कौन थी? यम फातिमा बीबी थी। तो उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आ गई होंगी सारी की सारी चीजें तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद को और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में लगातार लगे रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।